नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एज आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रामवीर टवर एंड आई एम नोन एज पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। आज यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सबकी एक अभी के लिए एक पहचान है हमारी कि मैं स्पीकर हूँ, आप ऑडियंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ हमारे गेस्ट हैं। लेकिन इस सबसे पहले भी एक हमारी पहचान है कि हम सारे इंसान हैं। और जब इंसान की बात आती है तो मेरी नज़र में जितने भी इंसान हैं वो सब जलीय जीव हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि जलीय जीव कैसे, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं किताबों में। जलीय जीव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आज से 500 मिलियन साल पहले छोटे जीव पानी से निकले थे, जिसका इवोल्यूशन होते 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 हम इंसानों तक आए हैं। और आज भी हमारी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है? पानी है। तो क्या ये इनफ सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है हम एक जलीय जीव हैं? और इससे ज्यादा प्रूफ ये है कि आज भी हमारे जितने गांव हैं, या फिर इससे थोड़ा सा और पहले जाऊं कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशंस है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और भी जितनी सिविलाइजेशंस हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो सब वाटर बॉडीज के आसपास ही सबने जन्म लिया, विस्तार हुआ और वहीं पे खत्म भी हुई। और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आज तक हमारे गांवों की एक पहचान रही है। जब भी गांव नाम का शब्द हमारे दिमाग में आता है तो तीन चीजें आती हैं। एक बड़ा सा बरगद का पेड़, सुंदर तालाब और एक मंदिर। यही गांव की आज तक पहचान रही है। बहुत सारे शहरों की भी पहचान वाटर बॉडी से रही है। हमारे त्योहार 80% त्योहार इंडिया में आज तक भी वाटर बॉडीज के आसपास ही मनाए जाते हैं। और मैं किसको समझा रहा हूं? बनारस के लोगों को, जिनका जीवन एक वाटर बॉडी के सहारे चलता है, जिनकी लाइफ एक वाटर बॉडी से शुरू होती है, खत्म एक वाटर बॉडी पे आती है। अभी देव दीपावली हमने मनाया। पूरे शहर की अगर रोजी रोटी है तो आई थिंक 50 to 40% लोगों की बिकॉज ऑफ टूरिज्म और दिस बिकॉज ऑफ वाटर बॉडी चलती है। और भी सबूत दूं तो अगर मैं आपको आज भी एक नेचुरल सीनरी ड्रॉ करने के लिए दूं कि कल आपको एक नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है, तो 80% बच्चों के दिमाग में क्या आएगा मैं वो अभी से बता सकता हूं, है ना। पहाड़, पीछे से उगता हुआ सूरज, आगे एक छोटा पॉन्ड, दो उड़ते हुए पक्षी, है ना, और कमल खिले हुए घास, एक छोटी झोपड़ी। मतलब कोई भी हमारी इमेजिनेशन, कोई भी हमारी नेचुरल सीनरी बिना पॉन्ड के इनकम्प्लीट है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज भी इंडिया में इतने सारे हमारे जो रिचुअल्स हैं वो वाटर बॉडी के आसपास मनाए जाते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो जब भी किसी के घर में, इवन मेरे गांव में भी ये परंपरा है, जब भी किसी के घर में बेटा पैदा होता है आज भी, तो एक परंपरा है कुआं पूजन। आई डोंट नो अगर इधर भी होता है, साउथ में नहीं होता है, साउथ में किसी और नाम से उसको जानते हैं, लेकिन आज भी कुआं पूजन एक परंपरा है। कुआं पूजन में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके पास जितने रिसोर्सेस हैं, पैसे, उस हिसाब से वो खर्चा करता है। एमएलए, विधायक, कई लोगों के पास डीएम, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं कुआं पूजन में, सब लोगों की दावतें होती हैं। लेकिन इसमें अब एक नई बात है कि जिन गांवों में आज तक कुआं पूजन चल रहा है, 80 से 90% गांवों में कुएं है ही नहीं। और मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं ऐसे फंक्शंस में जाता रहता हूं, बहुत सारी जगह क्या होता है, जहां पे कुआं था वहां पे एक बोर्ड लगा है, यहां पे कुआं था, और उस बोर्ड की पूजा होती है। वहां पे लोग डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, दावत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वहां पे कभी कुआं था। अब आता हूं मैं वापस से गांवों की तरफ। आप लोग सब गांव से बिलोंग करते होंगे या गांव में आसपास जाते भी होंगे।
क्या आपने सच में देखा है कि एक बहुत सुंदर तालाब, एक बरगद का पेड़ और मंदिर, बरगद का पेड़ मंदिर अभी भी उतने ही शायद सुंदर बचे हैं, लेकिन तालाब किस किस ने उतने सुंदर देखे हैं जितना सच में आपकी किताबों में दिखाई देते हैं। तालाब या तो वो लैंडफिल साइट की शेप में आ गए हैं, डंपिंग यार्ड जैसे दिखाई देते हैं, या फिर उन पर एंक्रोचमेंट कर लिया गया है, कब्जा हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। इसीलिए मैंने तालाबों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक, जो मर गए हैं और दफन कर दिए गए हैं, अगर उनकी खोज होती है तो वो किसी बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं, किसी हॉस्पिटल के नीचे दबे हुए मिलते हैं, किसी सड़क के नीचे मिलते हैं, किसी स्कूल के नीचे मिलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के नीचे मिलते हैं। मैं पिछले महीने एक यूनिवर्सिटी से मुझे इनविटेशन आया था और मुझे टॉक देना था वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, कि कैसे हम ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना अपना डेवलपमेंट। मैंने टॉक खत्म किया था, तभी बीच में से एक बच्चा बोला कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी भी एक वेटलैंड और पॉन्ड के ऊपर कब्जा करके बनाई गई है, ये कैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यही ऐसे तालाबों की खोज आपने कभी किताबों में पढ़ा है या सिलेबस में पढ़ा होगा या अखबार में पढ़ा होगा। सॉरी, अखबार में ज्यादा ऐसी न्यूज मिलती है कि एक 10 साल बाद किसी कत्ल का या ऐसे मर्डर का खुलासा हुआ, पूरी जमीन खोदी गई, नीचे से बॉडी निकाली गई 5 साल बाद 10 साल बाद, क्योंकि उसने अपने घर में ही गड़ाई हुई थी वो बॉडी। तो ऐसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि किसी तालाब को वापस से ढूंढ के लाना हो। अगर भाई एक बार दफन दिए गए तो दफना दिए गए, क्योंकि जिन लोगों ने उनको मर्डर किया है और दफनाया है, या तो वो बहुत रसूखदार लोग हैं जिनकी पहचान बहुत ऊपर तक है, जिनके चाचा विधायक हैं, या फिर वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, या फिर गरीब लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है और वो एक वोट बैंक बन गए हैं। दूसरे कैटेगरी के तालाब वो हैं जो अभी आईसीयू में या वेंटिलेटर पे हैं, है ना, पूरे कचरे से भर गए हैं, 80% या 50% तालाब पे कब्जा हो गया है, पूरा ऊपर वीड, आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर की एक वीड हो जाती है, उसको वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, बहुत सारे शोक समुंदर भी कहते हैं, वो हो गए। और बिल्कुल अगर उनको 2 4 5 साल में नहीं बचाया गया तो वो भी दफना दिए जाएंगे किसी पार्किंग हॉस्पिटल के नीचे। तीसरे तालाब हैं जो बहुत हल्की मुल्की चोट लगी है, वार्ड में है अभी, है ना, थोड़े बहुत गंदे हैं, 10-20% हिस्से पे कब्जा हुआ है, वो वाले तालाब भी हैं। तो ऐसे तालाब, और चौथे थोड़ा सा अच्छे तालाब है। तो मेरा काम है जो वेंटिलेटर पे और आईसीयू में पड़े हुए तालाब हैं उनको वापस से वार्ड की तरफ शिफ्ट करना और वार्ड से फिर उनको अच्छी कंडीशन में लेके आना। और सबसे बड़ी संख्या अगर किन्हीं तालाबों की है तो वो हैं जो दफन हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे ये हैं जो अभी आईसीयू में या वेंटिलेटर पे लटके हुए हैं। तो इन तालाबों को रेस्टोर करना मैंने शुरू किया जब मैं खुद कॉलेज में स्टूडेंट था, लास्ट ईयर था, और अब एक ट्यूशन भी देता था। मैं अपने घर पे एक ट्यूशन सेंटर चलाता, तो बच्चों के साथ एक गांव में शुरुआत की थी जिसका नाम था जल चौपाल, कि चलो आओ इनके बारे में बात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरा खुद का बचपन तालाबों के आसपास ही गुजरा है। मुझे याद है 10th 9th क्लास तक मेरा डेली का रूटीन यही था, घर से आना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, अपनी सारी भैंसों को लेके जाना, नहर में तालाब में पानी पिलाना, वहीं पे जंगल में घास चराना, वहीं होमवर्क करना और वापस घर आ जाना। इसीलिए तालाबों के साथ एक अटैचमेंट था, एक लगाव था। और जब मौका मिला तो फिर से उन तालाबों की, जब देखा कि ये तालाब धीरे धीरे लैंडफिल साइट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो उनकी वापस से बात करना शुरू किया। बच्चों के साथ किया क्योंकि शुरुआत में बात करना ही एक सॉल्यूशन था। हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थे, कोई हमारे पास फंड नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, इसलिए सिर्फ बात कर सकते थे। बात करते करते पहले पार्ट टाइम काम करना शुरू किया एज ए फ्रीलांसर दूसरी एनजीओज के साथ, और 2 साल एमएनसी में जॉब करने के बाद देन आई रियलाइज
कि ये काम, तालाबों का काम पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता है। ये काम एज ए दिखावटी नहीं किया जा सकता, बातों से तालाब साफ नहीं होंगे। इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जमीन पे आना ही पड़ेगा। जॉब छोड़ी, वापस से आया और टीम बनाई, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, कुछ कॉरपोरेट से आए, कुछ एनजीओ से आए, कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों ने हमारा सपोर्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आए एज ए वॉलंटियर। एक तालाब किया, 2 किए, 3 किए। आज तक हम देश भर में 100 से ज्यादा तालाबों को रेस्टोर कर चुके हैं। और ये वो तालाब हैं जिनकी बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और जब कोई मुझे पूछता है कि, या फिर कोई ऐसे कहता है कि आप तालाबों को जिंदा कर देते हैं, तो मुझे याद आता है कि मैंने तालाबों को जीवन नहीं दिया, मैंने उनको जिंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैंने तालाबों से कचरा नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने मुझे कचरे जैसी जिंदगी से बाहर निकाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां मैं पहला सदस्य था आज तक की पीढ़ियों में जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जो 11वीं क्लास में एडमिशन लेना ही फैमिली के लिए बड़ा अचीवमेंट था। मैं ही एक ऐसा पहला सदस्य था जो पहली बार कॉलेज किसी ने देखा था, अंदर से कॉलेज कैसा होता है। और ये मेरा एक बड़े अचीवमेंट था। हमारे फैमिली में, हमारे गांव में, देहात में, एक जब मैं कॉलेज जा रहा था तो किसी ने पेरेंट्स को बहकाया कि जो भी लोग कॉलेज जाते हैं वो फिर वहीं पे शादी कर लेते हैं, है ना, दूसरी कास्ट में शादी कर लेते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने शर्त रखी, कॉलेज जाना है तो ब्याह करके जाना पड़ेगा। अब कॉलेज तो जाना ही था, मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी क्लास में पहला सदस्य जो शादीशुदा था। लोग चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे पढ़ना था। पढ़ाई पूरी की, एमएनसी में जॉब भी की, जॉब छोड़ भी दी, और अब हमारे पास एक बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू लेट यू नो कि आज हम देश के 10 राज्यों में काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा तालाब रिजुवनेट किए हैं। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि ये जॉब छोड़ के, एक एमएनसी की जॉब छोड़ के कौन गंदे तालाबों को साफ करता है, ये भी कोई काम है, ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, ये तो एक पर्टिकुलर जाति के लोगों का काम है। लोगों का ये बिलीफ तोड़ना था, लोगों की ये उम्मीद तोड़नी थी। और एक दिन आया जब खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल टीवी पे आके बोला कि ही इज नोन एज पॉन्डमैन ऑफ इंडिया। फिर मुझे शायद उन लोगों को एक जवाब देने का मौका मिल गया, एक मेरे पास एक जवाब आ गया। उसके बाद जिसने भी मुझे मजाक उड़ाया, जिसने भी मेरे ऊपर कमेंट किया, मैंने हमेशा उसको एक ही जवाब दिया, भाई जिस काम को खुद माननीय प्रधानमंत्री अप्रिशिएट कर सकते हैं, देश के राष्ट्रपति अप्रिशिएट कर सकते हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री अप्रिशिएट कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो तुम होते कौन हो डिसरेस्पेक्ट करने वाले? तुम होते कौन हो मजाक उड़ाने वाले? तुमको ज्यादा पता है कि उनको ज्यादा पता है इस काम की कीमत? अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट का मुझे कॉल आया कि सर आज मैंने देखा मेरा बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है और वो पढ़ रहा था, मैंने वो देखा कि पढ़ क्या रहा है। देन आई गॉट टू नो कि उस किताब का पूरा एक चैप्टर है द पॉन्डमैन ऑफ इंडिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्कूलों ने 6ठी क्लास के सिलेबस में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है। मैं हर साल एक विश लिस्ट लिखता हूं 31 दिसंबर को कि इस साल मुझे करना क्या है, मेरी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, और कोशिश करता हूं उनको पूरी करूं मैं अगली एक साल। बहुत बड़ी विश लिस्ट नहीं होती है। मैं अभी 2014-15 की विश लिस्ट उठा के एक दिन डायरी में ढूंढ रहा था तो मुझे मिली।
जब मैं कॉलेज में लास्ट ईयर थी शायद वो, तो जब उसमें विश लिस्ट में लिखा था कि एक दिन जहाज में बैठना है, एक दिन इंग्लिश बोलनी है, एक दिन आईआईटी के क्लासरूम देखने हैं, ऐसी छोटी छोटी विश लिस्ट थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ट्रेजेडी बिकम कॉमेडी विद एजिंग इफेक्ट। ये लाइन आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। आज आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है, कोई ट्रेजेडी हुई है, आज आप उसको बहुत सीरियस लेंगे, है ना। आज किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीटिंग कर ली, फेल हो गए, हो सकता है 2-3 दिन तक कमरे में बैठकर रोएं, 2-3 दिन तक 1-2 आरोप लगाएं और सोचें कि यार मेरे जीवन का कितना डिफिकल्ट काम चल रहा है, कितना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, हो सकता है जैसे मैं ही अभागा हूं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। लेकिन 10 साल बाद सेम वही बात आप अपने दोस्त को हंस के बता रहे होंगे, भाई साहब एक बार क्या हुआ था ना, ऐसे किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर दी थी, मैं 3 दिन तक ऐसा डिप्रेस में रहा था, है ना, फेल हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अभी नहीं आएंगे वो विचार, अभी ऐसा लगेगा जैसे मेरी दुनिया लुट गई हो। लेकिन आज के 5 साल बाद जब यही ट्रेजेडी आपके साथ कॉमेडी का काम करेगी, तब आप हंस हंस के मजाक उड़ा के बताएंगे। जैसे आज अपने बचपन के किस्से अभी आपके दोस्तों को सुनाते होंगे। एक बार पता है नीम से पेड़ से गिर गया था, एक बार पता है क्लास जाते जाते बस छूट गई थी। उस दिन बड़ा दुख लगा होगा, लेकिन टाइम के साथ फिर आप कॉमेडी की तरह उस चीज को बताते हैं। तो इसीलिए आज उस समय पे मुझे लगा था कि मैं कितने दुख के साथ, और समाज बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आज वही बातें मैं आपको एक मजाक के तौर पे बता रहा हूं इस मंच पे खड़ा होके। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मोटिवेट रहना है। और एक 1977 का एक गाना है लता मंगेशकर जी का, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहेगी। तो आज शायद जितने तालाब बनाए, कभी आप गूगल करेंगे पॉन्डमैन नाम से तो आपको तालाबों की पिक्चर्स मिलेंगी। तो आज जितने भी तालाब बना रहा हूं, मैं इसी उम्मीद के साथ बना रहा हूं कि हो सकता है एक दिन शक्ल ये बदल जाएगी, नाम भी आप भूल जाएंगे, नाम तो अब भी याद नहीं होगा आपको आधों को। लेकिन ये जो तालाब बने हैं ना, ये हमेशा आपको, समाज को, अगले आने वाली जनरेशन्स को हमेशा मेरी याद दिलाएंगे। आज जब मैं दिल्ली से आया हूं, खुद मेरे बच्चे, एक बच्चे के गले में दर्द है, एक बच्चे को सांस में लेने में दिक्कत है, क्योंकि वहां पे बिना मास्क के आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। पूछिए उन लोगों से। ये हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है पिछले 2-3 दशकों में, डेकेड्स में। इसीलिए आज जब कहीं पे बाढ़ आती है ना, पानी भर जाता है, तो हम सबसे ज्यादा किस चीज की याद आती है, कहाँ जाके बैठते हैं? किसी ऊंचे स्थान पे, छत पे जाके बैठ गए, किसी पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए, किसी पिलर के ऊपर जाके बैठ गए। नीचे पूरा पानी भरा हुआ होता है और हम वेट कर रहे होते हैं कि जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा, एक बोतल पानी देके जाएगा, है ना। पानी से डर कर बैठे हैं, भाग कर बैठे हैं, लेकिन फिर भी पानी की उम्मीद है। तो पानी से हमारी शुरुआत हुई थी, पानी में ही एंड होगी। और मैंने सुना है जब हमारा जीवन इतना छोटा सा है, जब आते हैं एक बार आते ही नहलाया जाता है, और जब जाते हैं तो जाने से पहले फिर नहलाया जाता है। तो इतनी छोटी सी लाइफ है। पानी, वाटर बॉडीज को जितना इस बीच में रेस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम अपने ह्यूमन सिविलाइजेशंस को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए करते जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।